हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पेडागोजी जो हमारी एलटी की है उसके बारे में बात हम कर रहे हैं लगातार। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने इसमें एक नया टॉपिक इंक्लूड किया है, वो है टीम टीचिंग। आपकी किसने दी थी? ठीक है, हिंदी में इसे टीम शिक्षण बोलते हैं। और सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ से एमसीक्यू जहाँ से बन सकते हैं, ये फ्रीमैन के द्वारा दी गई है। तो टीम शिक्षण जो आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं टीम टीचिंग, फ्रीमैन के द्वारा दिया गया। साथ ही साथ ये एक स्टार्टअप संगठन है, यानी कि आप कह सकते हैं स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन जैसा है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे टीम, एक तो ये टीम जैसी होती है, उसमें शिक्षक होते हैं और उनके सहायक होते हैं, यानी कि उनके ट्रेनिंग्स जो होते हैं बेसिकली वो होते हैं हेल्पर वहाँ पे। और वे सभी समूह प्रभावशाली ढंग से शिक्षण का कार्य करते हैं। कुछ विद्वानों ने इसे टीम टीचिंग या सहकारी शिक्षण आदि का नाम भी दिया है। कुछ उन्होंने इसका नाम टीम टीचिंग दिया है, कुछ उन्हें सहकारी शिक्षण भी इसे कहा। वर्तमान में शिक्षा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ नवीनीकरण उपकरणों की उपयोगिता को देखते हुए वैज्ञानिकों ने टीम टीचिंग को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में क्या किया है, स्वीकार किया। उन्होंने कहा किया है अब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, नई नई चीज़ें खोज हो रही हैं। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ साथ अगर टीचर्स भी इंक्लूड हो, एक पूरी टीम इंक्लूड हो, तो कुछ बेहतर हो सकता है। इससे रिलेटेड बात की गई है। लगभग 40 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका की स्कूलों में कोचिंग टीमों का उपयोग किया जा रहा है। तो देखिए, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये वेस्टर्न कल्चर में तो पहले से ही फॉलो होती जा रही हैं थी, लेकिन धीरे धीरे भी क्या किया, इंडिया ने भी इसे अडॉप्ट किया। ठीक है, आगे बात करते हैं टीम शिक्षण का इतिहास और विकास। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि 1914 से 1918 के आसपास, और द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास क्या हुई थी, इस पे रिलेटेड कुछ बात हुई थी। ये तो इसका पूरा इतिहास है, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। सीधा मुद्दा ये है, एमसीक्यू बनेगा फ्रीमैन से। तो यहाँ पे आपको साफ सीधा लिखा हुआ दिख रहा होगा, टीम टीचिंग दी गई है फ्रीमैन के द्वारा, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूरी इसकी हिस्ट्री के बारे में दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, कैसे संकट आया, फिर किस तरीके से योजनाएं शुरू की गई। तो 1955 में ये, मतलब यहाँ पर कोई कुछ इंपॉर्टेंट है तो हल्का सा, जिसमें एक टीम या समूह के रूप में एक ही पाठ पढ़ाया गया। क्या किया गया था? 1954 में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण अनुयायी और छात्रों ने एक प्रयोग किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट टाइप का किया, जिसमें क्या किया, एक समूह के रूप में उन्होंने पढ़ाया। तो उस टाइम पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1955 में इसी तरह की एक योजना को क्या करी गई, शुरुआत की गई, और जिसे कहा गया था उस टाइम लेंसिंगटन स्कीम। ठीक है, फिर वहीं से प्रेरणा ले लेके ये सारी चीज़ें एक तरीके का नाम बन गया उसका लास्ट में, क्या, शिक्षण टीम या टीम शिक्षण आप कह सकते हैं। ठीक है, सहायक शिक्षण भी इसे कहा गया है। बात करते हैं टीम शिक्षण का अर्थ और परिभाषाएं। तो जब दो या दो से अधिक शिक्षक एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और छात्रों के एक समूह को एक विशेष विषय पढ़ाया जाता है, यानी कि टीम टीचिंग में बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने जब अपना बीएड एमएड वट एवर कोर्स यू हैव डन इन एजुकेशन के पर्पस में आपने टीम टीचिंग जरूर कराई होगी क्लास में। तो आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जो आप उसमें क्या होते हैं, टीम्स में टीचर आते हैं और पढ़ाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से एक दूसरे का कॉपरेट करते हुए छात्र को एक विशेष विषय पढ़ाया जाता है। तो इसे समूह या टीम शिक्षण कहा जाता है। शिक्षक अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, और प्लान में एक शिक्षक पूरी टीम का नेता होता है, जो पूरे सिस्टम को खत्म कर देता है, और बाकी शिक्षक अपने निर्देशन में काम करते रहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है ना कि आप एक बात कर सकते हैं, इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये टीम लीडर पे ही निर्भर कर रही है। ये क्या है, इसमें सभी क्या है, टीम लीडर पे तो आप इम्पोर्टेंट आपका है ही है वो, लेकिन बाकी के अन्य जो लोग हैं वो भी इसमें क्या है, उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। इससे रिलेटेड बात करता है। ठीक है, साथ ही साथ इस शिक्षण तकनीक में शिक्षक सहयोग के आधार पर पढ़ते हैं, इसलिए इसे सहयोगी शिक्षण भी कहा जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता है, इतने सारे टीचर्स मिलकर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव लर्निंग या कोऑपरेटिव टीचिंग इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं परिभाषाएं, क्योंकि कई बार पेपर में थोड़ा एलटी वालों की फेवरेट है, यूके ट्रिपल एससी की, क्या दे देते हैं, परिभाषा जरूर दे देते हैं। कोई भी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड 3-4 परिभाषाएं। तो पहली परिभाषा हमारे पास है वारविक के अनुसार। तो इन्होंने कहा है, टीम शिक्षण संगठन का एक रूप है जिसमें व्यक्ति अपने छात्रों की आवश्यकताओं और अपने स्कूल की सुविधाओं के लिए उपयुक्त कार्य योजना तैयार करने और लागू करने के लिए शामिल होते हैं, रुचि और विशेषता को फुल करने का निर्णय लेते हैं। अगला, कार्लो ऑल्सन के अनुसार एक निर्देशनात्मक स्थिति जहां दो या दो से अधिक शिक्षक समर्थित शिक्षण कौशल रखे गए हैं, विशिष्ट निर्देशों को पूरा करने और लागू करने के लिए छात्रों के समूह के लिए निर्देश और योजना बनाना और लागू करना है। फिर सैलियन और ओल्ड ने ये डेफिनेशन दी है, आप लोग देख सकते हैं, जिसको नोट्स बनाना होगा डेफिनेशन के थ्रू ये बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, कि टीम डांसिंग एक प्रकार का संगठन है, टीम डांसिंग नहीं टीम टीचिंग होगा, जिसमें शिक्षण प्रशिक्षण और उन्हें बेचने वाले छात्रों को शामिल किया जाता है, जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षकों की जो मंडली होती है उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि एक साथ आपको क्या करना है, विद्यार्थी की जो भी चीज़ें हैं उनको महत्वपूर्ण तरीके से उनको निर्देश देते हुए काम करना है। ठीक है,
अब बात करते हैं टीम शिक्षण की विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं क्या है? एक तो देखिए, टीम में रहकर अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो कोलैबोरेटिव लर्निंग इसमें होती है, एज वेल एज कोलैबोरेटिव टीचिंग भी यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि क्या है, आपको सामूहिक तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, आपको ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके की है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि गणित की कक्षा में छात्र किसी विशेष अवधारणा को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो टीम शिक्षण दृष्टिकोण में शिक्षक शामिल है। इसे केवल एक शिक्षक पर सीखने के बजाय समाधान के लिए सामूहिक काम कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप क्या बोलते हैं, तो आप पर्सनली सारे टीचर आपस में पहले बात कर सकते हैं इस मुद्दे पे कि हाँ ये टॉपिक हो, ये जो टॉपिक है इसे कैसे समझाया जा सकता है विद इन दिस ड्यूरेशन। तो इस तरीके से काम इस पर होता है। इसके बाद है एक साथ निर्देश। तो इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक शिक्षक एक ही समय में छात्रों के लिए क्या कर रहे होते हैं, निर्देश प्रदान कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे विज्ञान वर्ग में शिक्षक एक व्याख्यान का नेतृत्व कर सकता है, जबकि दूसरा शिक्षक छात्रों को स्थिर वर्गीकरण में मदद कर सकता है। कहने का मतलब है, एक टीचर जो है सामने से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है वो, या फिर आपको बोल रहा है, व्याख्यान कर रहा है, और दूसरा क्या है, उसको या तो करके दिखा रहा है या फिर क्या कर रहा है, वो वर्गीकरण में उसको बता सकता है कि इस तरीके से हो सकता है। तीसरा है पूरी तरह से योजना, यानी कि संपूर्ण योजना। इसके तहत क्या हो सकता है कि सबसे पहले पूरी तरीके से योजना बनाई जाएगी। तो जैसे उदाहरण इसका दिया है, दो या दो से अधिक शिक्षक पाठ्य योजना बनाना, निर्देशात्मक सामग्री बनाना, ये सारी चीज़ें, यानी कि संपूर्ण योजना क्या है, दो टीचर है तो पूरा प्रॉपर तरीके से काम उसमें हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, यूज़ ऑफ विजुअल एड्स। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये हमारे सिलेबस में भी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंदर आता है। ठीक है, हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। एक है आपका ऑडियो एड्स, दूसरा है आपका विजुअल एड्स, तीसरा है आपका ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, ये हम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। ऑडियो एड्स ऐसे जिनको खाली सुना जा सकता है। ठीक है, विजुअल एड्स ऐसे जिनको खाली देखा जा सकता है। जैसे कि विजुअल में मैं आपको ऑडियो में बता देती हूँ पहले मैं आपको, जैसे रेडियो है, ठीक है, उसको हम खाली सुनते हैं, पॉडकास्ट वगैरह है। और मैं क्या बोलते हैं, विजुअल की मैं अगर बात करूँ, जैसे कि टीवी है जिसको आप देख सकते हैं। खाली विजुअल की अगर मैं सिंपली बात करूँ तो खाली विजुअल में आपका टीवी नहीं आएगा, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें, तो जैसे कुर्सी है, टेबल है, ये सब आप खाली देख सकते हैं ना। तो ये क्या है, कई बार एज एन एड आप इनको यूज़ कर सकते हैं। चार्ट है, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट के दौरान ये सब। और ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपके पास टीवी है, ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, सिलेबस में भी है हमारे। ठीक है, हटके भी दिया है इससे। तो ये सारी चीज़ें आई होप समझ में आई हूँ। उसके बाद है विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक्सक्लोजर, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक्सक्लोजर का कहने का मतलब ये है कि देखिए आप जैसे सपोज दैट आप यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन के संकाय की एक टीम अमेरिकी साहित्य और इतिहास पर एक इकाई को शामिल करने के लिए सहायता कर सकती है, जिससे छात्रों को इस बात की गहराई की समझ होगी कि इसमें 2 विषय शामिल हैं। कहने का मतलब क्या है, अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन, यानी कि आपकी सोशियोलॉजी, एसएसटी और इंग्लिश की टीम आपस में मिल रही है और क्या कर रहे हैं कि इतिहास वगैरह तो बता रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में कन्वर्ट करके या इंग्लिश कन्वर्सेशन के साथ बता दे रहे हैं। तो उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें इंटरमिक्स होकर भी क्या हो सकती हैं, फायदेमंद हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, विशेषज्ञ की भागीदारी, यानी कि कुछ मामलों में टीम शिक्षण में बाहरी विशेषज्ञ की भागीदारी शामिल हो सकती है, जैसे कि अनुभवी शिक्षक या विशेष विशेषज्ञ। कहने का मतलब क्या है, क्योंकि इसका नाम है टीम टीचिंग, तो टीम का मतलब इसमें बहुत सारे बंदे इंक्लूड होंगे ऑब्वियसली। तो जो इतने सारे लोग इसमें इंक्लूड हैं, सब अपना अपना कुछ ना कुछ क्या दे सकते हैं, मत दे सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप किसी विशेषज्ञ की सहायता भी इसमें ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, एक विज्ञान शिक्षक एक वैज्ञानिक को अपने शोध के बारे में कक्षा में बात करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, यानी कि एक विज्ञान शिक्षक क्या कर सकता है, एक वैज्ञानिक को बुला सकता है। या कि कोई साहित्य, कोई ड्राइंग वगैरह से रिलेटेड टीचर है, वो क्या किसी साहित्यकार को बुला सकता है, इस तरीके का कुछ प्रेजेंट करा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इस तरीके से। अगला है समूह कार्य के अवसर, यानी कि इसमें क्या है कि टीम सभी को क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रदान हो सकते हैं, इसमें अवसर प्रदान हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, शिक्षक ग्रुप बिजनेस को असाइन कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न कौशल और ज्ञान से शामिल होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से क्या आप क्या कर सकते हैं, चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट अगर हमने बिजनेस या अकाउंट्स इस तरीके की कोई चीज़ें या इकोनॉमिक्स डाल दी है, तो एक शिक्षक बता सकता है कि जीडीपी ये होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद ये होता है। तो दूसरा शिक्षक बता सकता है कि हाँ हमारे पूरे साल का जो होता है, मतलब एक शिक्षक बता रहा है कि जीडीपी होती है, उसका फुल फॉर्म बता रहा है, दूसरा शिक्षक बता रहा है कि हाँ इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, पूरे साल में कैसे आती है, और एक चक्र टाइप का इसके अंदर कैसे बनता है। तो ये इस तरीके की चीज़ें, ठीक है, मतलब जिसमें सभी को क्या मिलेगा, अवसर प्रदान होगा, और बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली जा सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, टीम शिक्षण के सिद्धांत। समूह की अपनी क्षमता के अनुसार उपयोग करना, यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार समूह क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। ठीक है, जिसको जो सब्जेक्ट कन्वीनियंट लगता है वो सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, प्राइमरी लेवल पे क्या होता है ना, प्राइमरी का अगर आप टीचर बन रहे हैं
तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि क्या बोलते हैं आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, आपको तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं वहाँ पे। हिंदी के टीचर भी आप ही हैं, मैथ्स के टीचर भी आप ही हैं, इंग्लिश वगैरह के टीचर भी आप ही हैं। तो फिर यहाँ पे क्या है कि क्या बोलते हैं, ये तो आपकी इंटरमिक्सिंग हो गई, आप सभी सब्जेक्ट आपको देखने हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर बात करें, अगर बड़ी क्लासेस के बारे में बात करें, तो वहाँ पे तो अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स का टीचर मैथ्स ही पढ़ाएगा, फिर साइंस का टीचर साइंस ही पढ़ाएगा, इस तरीके से होता है ना। तो क्या बोलते हैं, इस ये जो एक गैप है कि सारे सब्जेक्ट के विशेषज्ञ अलग अलग होते हैं, वो अपने अपने तर्क दे सकते हैं, ये टीम टीचिंग के तहत आ सकता है, फायदेमंद हो सकता है एक तरीके से, कि अलग अलग चीज़ें डाली जा सकती हैं। अगला है समय सीमा का निर्धारण करा जा सकता है। छात्रों के व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए काम किया जा सकता है। अगला है ज्ञान के आधार पर निर्देशों के स्तर का निर्धारण, यानी कि ज्ञान कितना है, ध्यान दीजिएगा, ज्ञान का के आधार पे कहने का मतलब यहाँ पे है छात्रों के पूर्व ज्ञान। ये पूरा आपको, आपने अगर लेसन प्लान्स बनाए होंगे आपको याद होगा कि प्रीवियस नॉलेज जो होती है स्टूडेंट की, कभी भी आप जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसके जो पिछला ज्ञान है उससे जोड़ते हुए पढ़ाइए। तो प्रीवियस नॉलेज को जानते हुए उसके साथ अगर आप पढ़ाएंगे तो बच्चे के लिए भी बेहतरी रहेगी, ठीक है, और आपके लिए भी ईजी रहेगा पढ़ाना उसको। अगला है सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना, यानी कि ये नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी पढ़ाना शुरू कर दे रहे हैं एकदम से। आप क्या करें, पहले थोड़ा सा वातावरण बनाइए, आप क्लास में जाइए, थोड़ा पहले सहजता से बच्चों को स्पष्ट करने दीजिए, आप थोड़ा सा इंटरेक्शन करिए, नॉर्मल इंटरेक्शन। उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट में जाके गो थ्रू होइए और बच्चों को पढ़ाइए, ठीक है। अगला है संस्थान को उनकी योग्यता के आधार पर जिम्मेदारी देना, ठीक है। अगला है जानकारी के लिए व्यवस्था करना, यानी कि इसका मतलब यह है कि उनको जो निर्देश दिए जाते हैं टीम टीचिंग वालों को, वो क्या कर सकते हैं, आवश्यक संसाधन, सामग्री और जानकारी, सारी जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए एक योजना बनाएंगे। उसके लिए एक आप कह सकते हैं लेसन प्लान बनाएंगे, जिसमें वो सारी चीज़ें डालेंगे कि अगर मैं ऐसे जाऊँगा, मेरे पास दस्तर होना चाहिए, मेरे पास बोर्ड होना चाहिए, मैं इस तरीके से अपना काम करूँगा, ये या चार्ट होना चाहिए। अगला है शिक्षण कार्य का सतत पर्यवेक्षण, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं सतत निरीक्षण किया जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि लगातार क्या करा जा सकता है, निरीक्षण भी किया जा सकता है, ठीक है। देखिए अब टीम टीचिंग है ना, इसमें बहुत सारे जने एक साथ हैं, तो एक दूसरे के लिए बहुत सारे जने काम भी करते हैं और एक दूसरे को निर्देश भी, मतलब कुछ नया जो जोड़ा जा सकता है वो भी कर सकते हैं, तो एक तरीके से बेहतर उसके लिए किया जा सकता है ये सब, ठीक है। अगला है विद्यार्थी को सक्रिय करना। नेक्स्ट है समूह के आकार का निर्धारण। समूह के आकार का निर्धारण का मतलब ये है कि मतलब आप, ऐसा है कि अगर देखिए टीम टीचिंग जो है आपकी है, उसमें अगर टीचर्स, अगर क्लास में बच्चे जितने भी हैं, अगर टीचर्स थोड़ा ज़्यादा हैं तो क्या कर पाएंगे कि वो प्रॉपर बच्चों पे क्या दे पाएंगे, ध्यान दे पाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो या तो फिर आपके क्लास में जनता छोटी हो तो कम टीचर भी हो, चल जाएगा इस तरीके से। आगे बात करते हैं दल का गठन, यानी कि टीम के निर्माण। तो टीम शिक्षण, प्रत्येक समय टीम को एक साथ रहना चाहिए। यह स्कूल के स्तर, स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं और विषयों पर प्रतिबंध लगाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी क्या रहते हैं, टीम के जो टीचर्स होते हैं एक साथ रहते हैं, जिसमें आमतौर पे होता क्या है, शिक्षक, शिक्षक वरिष्ठ, सहायक शिक्षक, कक्षा सहायक, कर्मचारी, क्लर्क और आदि शामिल होते हैं। कौन कौन है इसमें, टीचर हो गया, एक बड़ा वरिष्ठ टीचर, मतलब एक तो होता है जैसे आपका सपोज दैट फॉर एग्जांपल एक लेक्चरर है, वरिष्ठ टीचर मतलब एक लेक्चरर है जो 4-5 साल से जॉब कर रहा है ऑलरेडी, ऐसा कुछ। अगला है सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक जो कि आप लोग बनने जा रहे हैं अभी, एलटी, लाइसेंसियस टीचर, ठीक है, सहायक शिक्षक ही कहा जाता है इन्हें। कक्षा सहायक अधिकारी, सहायक कर्मचारी, और ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ना, आप देखिए, आपने ध्यान दिया है कभी आपका टीम टीचिंग को एज ए एग्जांपल बता रही हूँ, यूनिवर्सिटी में आपका कभी एग्जाम हुआ तो एक फ्लाइंग टाइप की आती थी, वो बहुत सारे टीचर उसमें मिक्स होकर आते थे, फिर वो देख चेक करते थे, ये सब अपना वो करते थे। तो उस तरीके का ही दल जैसा होता है, काम इनका अलग है जो आपने पढ़ चुके हैं ये, लेकिन इस तरीके का काम, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर सेफलिन और ओल्ड की किताब टीम टीचिंग में दिया गया थी। लेसिंगटन टीम टीचिंग का एक छोटा मॉडल है, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये कुछ उतना जो इंपॉर्टेंट है वो उसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे हम, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, हाँ, कि ये क्या क्या है, फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। सबसे पहले आपको ऊपर दिया है ये लघु रूप एक आपको टीम टीचिंग का दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है टीएल, यहाँ एक एसटी है, यहाँ एक एसटी है, यहाँ 2 टीटी हैं, यहाँ पे टी, यहाँ टी है और यहाँ सी है। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हमने बोली इसका मतलब क्या है, तो पहले समझ लेते हैं। टीएल का मतलब है टीम का लीडर, यानी कि दल का क्या, संरक्षक, ठीक है। सबसे ऊपर हमारा टीएल था जो कि क्या होगा, टीम का लीडर होगा। यहाँ पे 2 सीनियर टीचर्स होंगे, एक एसटी मतलब सीनियर टीचर, यहाँ पे भी सीनियर टीचर, यहाँ पे टीचर होगा, यहाँ पे भी एक टीचर होगा। यहाँ पे क्या होगा, टीए का मतलब क्या है, टीए का मतलब यहाँ पे है टीचर एड, जो मदद करेगा वहाँ पे, ठीक है, टीचर एड। यहाँ पे है क्लरिकल एड। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हूँ।
मैं दोबारा बता देती हूँ इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। सबसे ऊपर टीम टीचर होता है, यानी कि जो सब आपका जो मेन लीडर एक तरीके से कह सकते हैं। टीम का मतलब वैसे तो सारे मिक्स ही हैं इसमें, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं एक तरीके से जो संयोजक है दल का सबसे ऊपर होगा। उसके बाद आपके सीनियर टीचर्स आ जाएंगे 2, उसके बाद आपके 2 टीचर्स आ जाएंगे, उसके बाद आपका एक टीचर हेड आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका क्लरिकल हेड आ जाएगा। ठीक है, समूह जैसा है, इसमें सभी आ गए आपके। तो सीनियर मतलब इसमें फॉर एग्जांपल सीनियर वाले में आप ले लीजिए प्रिंसिपल को ले लीजिए, मतलब टीएल वाले में टीम लीडर में आप प्रिंसिपल को ले लीजिए सपोज। एसटी वाले में सीनियर लीडर में आप क्या ले लीजिए कि 2 आपके लेक्चरर्स हो गए, और टीचर में आप जनरली टीचर्स ले लीजिए, लाइसेंसियस टीचर्स भी आप ले सकते हैं, और फिर नीचे क्या है क्लर्क वगैरह है। मतलब ये खाली मैंने आपको एज ए एग्जांपल समझाने के लिए बताया है। ये जो इसका फिगर है इसके लिए रियल में तो आपको पता ही है जो टीचर ट्रेनिंग होते हैं वो किस तरीके से टीम टीचिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सारे टीम टीचर ट्रेनिंग ही एक तरीके का क्या कर रहे होते हैं, इसमें काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हूँ। टीएल का मतलब है दल संयोजक, एसटी का मतलब है वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ अध्यापक सॉरी, टी का मतलब है अध्यापक, टीए का मतलब है शिक्षण सहायक, और सीए का मतलब है लिपिकीय सहायक। ठीक है, तो इस प्रकार के सामूहिक कार्य शिक्षण होते हैं बड़े पैमाने पर। लेसिंगटन टीचिंग टीम एक व्यापक मॉडल, देखिए ये ना कुछ मॉडलों के आधार पे आपको यहाँ पे बताई गई थी चीज़ें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीम शिक्षण के प्रकार। तो टीम शिक्षण 3 तरीके का है। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके हैं जरा देख लेते हैं। एक ही विभाग के शिक्षकों की टीम, पहला है आपका एक ही विभाग के शिक्षकों की टीम। इस प्रकार की टीम में एक ही विभाग के समूह के साथ एक कक्षा को पढ़ाया जाता है। यह माध्यमिक और उच्च शिक्षा में आम है, जहां एक विशेष क्षेत्र में कई शिक्षक हैं। उदाहरण के लिए एक हाई स्कूल के गणित विभाग में गणित के संकाय का एक समूह कैलकुलस पाठ्यक्रम के लिए टीम बनाई जा सकती है। मतलब इस तरीके से काम किया जा सकता है एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो। अगला है एक ही संस्थान के अलग अलग विभागों के शिक्षकों की टीम, यानी कि एक ही इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं लेकिन अलग अलग विभाग में। इस प्रकार की टीमों में अलग अलग संस्थानों के लिए अंतः विषय निर्देश प्रदान करने के लिए समूह काम करता है। मतलब क्या कर सकते हैं आप, इंटर सब्जेक्ट्स के लिए क्या कर सकते हैं, निर्देश प्रदान करने के लिए काम किया जाता है इसमें बेसिकली। जैसे कि एक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में विचारधारा, दर्शन, समाजशास्त्र और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के एक दल के लिए भविष्य के पाठ्यक्रम के लिए व्यापक शिक्षा प्रदान करना संभव है। फॉर एग्जाम्पल आपने ध्यान दिया होगा 10th तक का मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। 10th क्लास में क्या होता है, जैसे सोशियोलॉजी का एक टीचर है, तो सोशियोलॉजी का टीचर क्या करता है, हिस्ट्री भी वही पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी भी वही पढ़ा रहा है, सिविक्स भी वही पढ़ा रहा है, और पॉलिटिक्स भी वही पढ़ा रहा है, और साथ में साथ एक डिजास्टर मैनेजमेंट करके बुक होती थी। 5 सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता है ना। जबकि वैसे हो सकता था उसमें भी वाइड वैरायटी दी जा सकती थी, तो मतलब इस तरीके का काम। अब उसमें क्या है कि कोई अन्य जो उससे रिलेटेड, जैसे 12th लेवल 11th-12th लेवल पे आप बात करें तो कोई सोशियोलॉजी का टीचर है तो साइकोलॉजी वाले की भी थोड़ा बहुत मतलब मदद कर सकता है, इस तरीके से। अगला है विभिन्न संस्थानों के लिए एक ही विषय शिक्षकों की टीम। ये भी कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, जो काम का है उस पर बात कर लेते हैं ज़्यादा। ठीक है, टीम शिक्षक के चरण, पहला है योजना बनाना, प्लान करना। अगला है अरेंजिंग, यानी कि पहले आपने योजना बनाई कि किस तरीके से काम होगा। ठीक है, आपने क्या करा, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया, विभिन्न विषयों के संकाय का एक समूह जलवायु परिवर्तन पर इकाई को टीम पर टाइम पर आप कह सकते हैं कि जाते हैं। उसका निर्णय कैसे लेते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट के जो यही आपको, जैसे मैंने अभी बताया एक सोशियोलॉजी वाले टीचर का जो मैंने एग्जांपल दिया, क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन की इकाई पे एक टीम आपने तैयार करी। उन्होंने क्या देखा यार कि इसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि पाठ्यक्रम क्या क्या हो सकता है, सामग्री क्या क्या हो सकती है, शिक्षण सामग्री हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से ये इस पर काम करते हैं। ठीक है, फिर अगला है व्यवस्था करना। तो ये जो पहला उन्होंने प्लान किया था उसके अनुसार अब वो क्या करेंगे, अलग अलग शिक्षक को क्या दे देंगे, भाग दे देंगे कि ये हिस्सा तुम करोगे, ये हिस्सा तुम करोगे। ठीक है, तो भाग के पार्ट को अपने भाग दे देंगे और उसके अनुसार जिम्मेदारी हो जाएगी हर टीचर की। अगला है मूल्यों का आकलन। इसमें क्या होगा कि जो सिद्धांत आपको छात्रों को सिखाने हैं उसका परिणाम कैसे आएगा, वो आपने जब पढ़ा दिया, पूरा काम कर लिया, उसके बाद आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अगला है टीम शिक्षक के गुण। तो टीम शिक्षक के गुण क्या क्या होने चाहिए, प्रभावी और गुणात्मक शिक्षा। मतलब क्या है, ऑब्वियसली बात है, टीचर को तो अपने सब्जेक्ट में प्रोलिफिकेंट होना ही चाहिए। टीचर अच्छा पढ़ाए, प्रभावी पढ़ावे, तो ये सारे काम हमको करने होंगे। अगला है बेहतर कक्षा प्रबंधन, यानी कि कक्षा में जो प्रबंधन है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर काम करना। अगला है सामाजिक कौशल का निर्माण, जो सामाजिक कौशल हो सकते हैं बच्चे में मूल्य निर्धारित करने के लिए उसमें मदद करना। अगला है श्रवण शिक्षक संगीत का उपयोग, और यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स आपके किस तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं जो कि बच्चों के लिए क्या होंगे, हेल्पफुल। अगला है प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, मतलब इसका मतलब ये है कि क्लास में बच्चे एक दूसरे के साथ और इंटरेक्ट कर सकें, उनका इंटरेक्शन बढ़ सके, इसके लिए एक कंपटीशन हल्का सा क्लास में करवाना। अगला है समूह कार्य को प्रोत्साहन,
यानी कि ग्रुप एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना। अगला है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन, यानी कि साइकोलॉजिकल जो आपके सिद्धांत हैं उन पे भी क्या करना, काम करना। जैसे कि देखिए हर बच्चा क्या है अलग अलग तरीके से सीखता है, हर बच्चा अपनी अपनी गति से सीखता है, इसलिए आपको क्या करना है कि आपको वो हर बच्चे को व्यक्तिगत रूप से आपको ध्यान देना है कि किसी के सीखने का स्तर कम हो सकता है, मतलब आप कह सकते हैं तरीका जो हो सकता है, किसी को बहुत जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करना। अगला है वाद विवाद के अवसर, ठीक है। तो नेक्स्ट है टीम शिक्षक की शुरुआत और या फिर नुकसान, सीमाएं या नुकसान कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। मतलब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये इंग्लिश हिंदी कन्वर्जन है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है अतिरिक्त व्यवस्था और धन, यानी कि इसमें व्यवस्था बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि आपको इतने सारे टीचर जमा कराने हैं, फिर उनको प्लान करना पड़ेगा, वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जाके टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स भी उतने सारे होने चाहिए क्योंकि अलग अलग इंसान को आप अलग अलग चीज़ें दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो कि स्कूल के बजट पर क्या कर सकता है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगला है सामूहिक सहयोग और समन्वय, यानी कि आपसी सहयोग और समन्वय। अब ये भी देखिए, अब कई बार ये है कि इसकी सबसे बड़ी कमी तो ये कि कुछ टीचर अगर टीम टीचिंग में अगर कुछ जनों की आपस में नहीं बनती है तो क्लास में फिर उतना अच्छा जो आउटपुट आना चाहिए था वो आएगा नहीं, ठीक है। अगला है टीम के सदस्यों की अनुपस्थिति, यानी कि अगर कोई भी सदस्य अनुपस्थित है, उसका कुछ भाग था वो छूट जाएगा, तो फिर ये भी प्रॉब्लमेटिक है। फिर अगला है व्यक्तिगत अंतर, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस। अब देखिए इसका मतलब क्या है, टीम के सदस्यों के बीच भी व्यक्तिगत रैंकिंग के कारण टीम प्रशिक्षण में कमी हो सकती है। यानी कि देखिए एक तो बहुत बेहतर है और दूसरा जो है वो उतना मतलब खुल के नहीं एक्सप्रेस कर पाता अपने आप को, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें भी क्लास में क्या जाती है, थोड़ा फिर इंडिफरेंसेस आ जाते हैं। अगला है अतिरिक्त वित्तीय भार, यानी कि इसमें क्या है कि टीम शिक्षण स्कूल प्रबंधकों पर अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ाया जा सकता है। देखिए मतलब कि कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि जितने ज़्यादा टीचर होंगे फिर उतना ज़्यादा वेतन, उतना ज़्यादा, मतलब एक तरीके से, क्योंकि पूरी टीम टीचिंग के बारे में आपको बताया जा रहा है, तो ये जो स्कीम थी इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये है, ठीक है। तो अंत में जहाँ टीम शिक्षक के अपने लाभ हैं, वैसे ही आप कह सकते हैं प्रभावशाली शिक्षण और द्रव्य श्रव्य गुरु का उपयोग सीमाएं और नुकसान भी है। मतलब कहने का मतलब ये कि हर चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, तो इसी तरीके से टीम टीचिंग के आपके क्या है नुकसान के बारे में इसने बात की है, ठीक है। तो ये था एक मतलब इसमें ये जो हमने पॉइंट्स जो इंक्लूड कराए थे, इसमें से जो इंपॉर्टेंस हो सकती है इन पॉइंट्स की, ध्यान दीजिएगा। ये इसलिए कराए गए कि कई बार ऐसा होता है आपको टीम टीचिंग दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें क्या-क्या होता है, इसमें कौन-कौन से टीचर या क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसका संरचना कैसी होती है। एक तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, एक सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि किसने खोजी, एक तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि टीम शिक्षण के कितने चरण होते हैं, ठीक है, तो और कितने भाग होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे हम। तो इस तरीके से इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं और कई बार ऐसा बन सकता है कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या कमियां हो सकती है, क्या लिमिटेशन है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक पहचानना होगा, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो, अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। लेट्स डू केमिस्ट्री को। थैंक यू।